हाय फ्रेंड्स, मैं राधे अग्रवाल। आज का मेरा ये वीडियो व्हीट फ्लोर मिल के ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समझाने के लिए है, जिससे आपको मदद मिलेगी बैंक से टर्म लोन लेने और वर्किंग कैपिटल लोन लेने के लिए। तो यदि आप फ्लोर मिल बैठाने का सोच रहे हैं या कोई नया बिजनेस यूनिट सेटअप करने का सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए एक बेहद ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यह एक ऐसा बिजनेस है जिसका डिमांड और प्रॉफिट आने वाले कई सालों तक कभी भी कम होने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं, अगर कोई फ्लोर मिल बैठाना चाहता है तो उसे अपने बिजनेस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है और क्या-क्या डिटेल उसमें देना है। कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो पार्ट में बनता है, एक फाइनेंशियल एनालिसिस और दूसरा प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड, जो प्रोप्राइटर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनका बैकग्राउंड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का बैकग्राउंड, ये सारा कुछ देना होता है। पहले हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में सबसे पहले आप एक समरी रिपोर्ट लगाएं, जिसमें आपके बिजनेस से रिलेटेड सारा डिटेल दिया हुआ हो। सिर्फ ये समरी देख करके कोई भी समझ सके कि हाँ, आप बिजनेस में क्या करने वाले हैं। आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कितना है, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, कहाँ से आप फंड अरेंज करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें आ रहा है, वर्किंग कैपिटल आ रहा है और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1,14,00,000 रुपया का आ रहा है, जिसमें इक्विटी का पोर्शन 20% है, क्योंकि मैक्सिमम जो बैंक लोन परमिसिबल है वो 75 टू 80% होता है। इसका मतलब मिनिमम आपको 20% इक्विटी कंट्रीब्यूशन लगाना ही होगा। इक्विटी कंट्रीब्यूशन मतलब जो मालिक का होता है उसका अपना कंट्रीब्यूशन, प्रोप्राइटरशिप अगर है इंटरप्राइज तो आपका अपना, पार्टनरशिप है तो जितने भी पार्टनर्स मिला करके उनका टोटल कंट्रीब्यूशन, और यदि कंपनी है तो जितने शेयर होल्डर्स है उनका टोटल कंट्रीब्यूशन को इक्विटी कंट्रीब्यूशन माना जाता है, जो कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% से कम नहीं हो सकता है। और 80% के लिए आप बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितना होता है उसमें आपको 80% टर्म लोन उसके लिए बैंक से मिल सकता है, और वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जितना होगा उसके लिए आपको टर्म लोन ना मिल करके कैश क्रेडिट का लिमिट मिलेगा, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार उतना विड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें फिर आपको देना है रॉ मटेरियल का डिटेल, क्या क्या रॉ मटेरियल आप यूज करने वाले हैं। जैसा कि जो व्हीट फ्लोर मिल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ व्हीट यूज होता है रॉ मटेरियल के रूप में। तो यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल का डिटेल देना है और उसका मार्केट प्राइस देना है कि किस प्राइस में आप उस रॉ मटेरियल को खरीदने वाले हैं। साथ ही साथ अपने प्रोजेक्ट का फिनिश गुड्स देना है, आउटपुट देना है कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या माल आपका तैयार होगा। तो इसमें आपका जो है आटा, चोकर और कुछ परसेंट लॉस हो जाता है। 90% आपका आटा निकलेगा, 8% आपका चोकर निकलेगा और 2% वो लॉस हो जाएगा। तो इसका जो मार्केट प्राइस है जिसमें आप उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं उसका रेट बताना है। साथ ही कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस जो कि बेसिक क्राइटेरिया होता है बैंक को ये डिसीजन लेने पे कि आपका प्रोजेक्ट को लोन देना चाहिए या नहीं। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ब्रेक इवन एनालिसिस। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब यह होता है कि प्रोजेक्ट का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, आप टोटल इन्वेस्टमेंट पर किस रेट से अर्न करने वाले हैं, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो कि 29% काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आप 14% में लोन ले रहे हैं तो वो पैसा आपको 29% अर्न करके देगा। तो लिए गए लोन के अमाउंट में भी आपको 15% नेट जो प्रॉफिट होगा वो आपको बचेगा घर में। पे बैक पीरियड, जो टोटल इन्वेस्टमेंट हम करेंगे कितने दिन में मेरा वो पैसा रिटर्न हो जाएगा, 3 ईयर 5 मंथ आ रहा है,
एवरेज DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशियो 2.70 आ रहा है। मतलब जो लोन हमने बैंक से लिया है उस पर हमें जो EMI जो हर महीना जो रीपेमेंट करना है उससे हम लोग कितना टाइम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। जितना ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे उतना सेफ साइड रहेंगे बैंक को रीपेमेंट करने के लिए। तो जब भी बैंक हमें लोन देगा तो वो इस रेशियो को जरूर देखेगा कि आपका जो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो है वह कितना है। मिनिमम ये 2 जरूर होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो, मालिक का और बाहर वालों का कितना पैसा लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2 रुपया मालिक का लगा हुआ है तो 2 रुपया बैंक का लगा हुआ है। डेट लोन का लगा हुआ तो 1 मालिक का लगा हुआ है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें जो आपका अपना पैसा लगा हुआ है उस पर टोटल आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि 44% आपका अपना इन्वेस्टमेंट जो कि 22 लाख रुपया है उस पर आपको जो रिटर्न हो रहा है वो 44% का रेट से हो रहा है। आप देख सकते हैं ओवरऑल जो IRR है वो 29% है लेकिन रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 44% है। इसका कारण यह है कि बैंक से अगर आपने 14% में लोन लिया है तो उस पैसा पर भी आप 29% कमा रहे हैं, मतलब 15% ज़्यादा कमा रहे हैं, जो कि आपके इक्विटी के जो इनकम को है, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को है, बढ़ा देता है। इस तरह से आप इस प्रोजेक्ट में ओवरऑल अपना इक्विटी कंट्रीब्यूशन पर 44% कमा सकते हैं। तो यह एक समरी रिपोर्ट होता है जिससे सारा कुछ ये पता चलता है कि आप जो बिजनेस करने वाले हैं उसमें आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा। जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा वो पैसा कहाँ से आएगा, कितना इक्विटी कंट्रीब्यूशन होगा, कितना लोन से आप लेने वाले हैं, और प्रोडक्ट का बेसिक डिटेल जो इनपुट होगा और जो आउटपुट होगा दोनों का आपको जो परचेज प्राइस और सेल प्राइस है वो देना है। और ये कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस जो बेसिक वो आपको बताना है समरी रिपोर्ट में। साथ ही साथ समरी रिपोर्ट में आपको यह भी बताना है कि आपके प्लान का जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वह कितना है और उसका कैपेसिटी का आप कितना परसेंट हर साल ईयर टू ईयर यूटिलाइज करने वाले हैं। क्योंकि इनिशियल ईयर में आपका बहुत सा काम प्रोसेस में चल रहा होता है, मार्केटिंग आपका धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, तो सेल भी आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, इसलिए प्रोडक्शन आपको कम करना होगा। ग्रेजुअली वो ईयर टू ईयर बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा ये अजम्पशन है कि इनिशियल फर्स्ट ईयर में हम लोग का जो प्रोडक्शन होगा वो 70% होगा, देन 80% और उसके बाद 90% प्रोडक्शन कैपेसिटी को हम लोग अचीव कर सकेंगे। जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उस हिसाब से जो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो हर साल 300 दिन काम होगा और 2100 MT हम लोग साल भर में 2100 मेट्रिक टन जो गेहूं को है वो प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकेंगे। उसके बाद आपको रिवेन्यू बताना है कि आपका जो आउटपुट है उससे आपको हर साल कितना रिवेन्यू होगा, जो सेल प्राइस जो फ्लावर से होगा वो कितना होगा, ब्रांड से होगा कितना होगा, और कितना जो लॉस हो जाएगा उससे कोई भी अपने को रिवेन्यू नहीं आएगा। तो टोटल रिवेन्यू सारा प्रोडक्ट को मिला के क्या आएगा, उसमें अब जो खर्च हुआ है इस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए उन सबों को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें उस साल का नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो जो खर्च है वो मेन हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट है और कन्वर्शन कॉस्ट है। तो ये पहले साल का रॉ मटेरियल प्लस कन्वर्शन कॉस्ट है। उसके बाद प्लांट मशीनरी, उसका डेप्रिसिएशन, लोन पर इंटरेस्ट और कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हमने किया है बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले, तो उसे हम लोग आने वाला 5 साल में अज्यूम करके राइट ऑफ कर देते हैं। तो वो खर्च, जब ये सारे खर्च को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें उस साल का प्रॉफिट पता चलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस बिजनेस में फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 24 लाख रुपया है, जो कि काफ़ी हैंडसम प्रॉफिट है। तो इस तरह से समरी रिपोर्ट आपको तैयार करना है जो कि आपके बिजनेस प्लान का बिल्कुल एक आईना की तरह क्लियरिटी देता है।
देखने वालों को, चाहे वो बैंकर हो या दूसरे कोई भी स्टेक होल्डर जिसे आप अपने बिजनेस के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो सबके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूरी होता है। तो यह एक समरी रिपोर्ट जिसमें ये सभी कुछ पता चल रहा है कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं। अब एक एक करके इन सबों का आपको एनेक्सर बनाना होगा और डिटेल बताना होगा। जैसा कि पहला एनेक्सर आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको अपना बेसिक डिटेल देना होगा, किस नाम से है, आपका एड्रेस क्या है, प्रोप्राइटर, इक्विटी और शेयर होल्डर कौन कौन है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड आपका जो लगेगा वो कितना लगेगा और उसका कॉस्ट क्या आएगा। और लैंड डेवलपमेंट में जिसमें सिविल वर्क आता है, बाउंड्री वॉल है, मेन गेट है, बोरिंग है, लेबर रूम है, रॉ मटेरियल के लिए जो रूम बनेगा, फिनिश गुड्स के लिए जो रूम बनेगा, पानी के लिए जो वाटर का टैंक बनेगा, प्लांट मशीनरी के लिए जो हॉल बनेगा, फर्नीचर फिक्सचर्स, ये सब मिला के आपका ओवरऑल क्या कॉस्ट आने वाला है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में जो टोटल कॉस्ट आएगा उसका आपको एक एनेक्सर में डिटेल देना है। नेक्स्ट फिर जो आपको एनेक्सर लगेगा, आप बनाइए प्लांट एंड मशीनरी का। इसमें आप यह बताइए कि टोटल प्लांट एंड मशीनरी में आपको कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कौन कौन सा मशीन आपके प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, सेमी ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक, कैसा मशीन आप लगाने वाले हैं, और उसमें किस 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 सेक्शन में कौन कौन सा मशीन का जो इक्विपमेंट है वो यूज होने वाला है। इसके लिए आपको मशीन के जो सप्लायर्स है उनसे मिलना होगा और सारा बात को समझना होगा कि इसमें कौन सा मशीन यूज होगा, उसका कौन कौन सा पार्ट होता है, हर पार्ट का क्या कीमत होता है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा वह क्या होगा, इसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है और कितना क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है वह कितना होता है, रॉ मटेरियल के सप्लायर्स कौन कौन है, जो इसमें फिनिश जो गुड्स होता है उसका मार्केट में क्या रेट है। जो मशीन के जो सप्लायर्स होते हैं उनके पास ये सारी जानकारियां होती है। इस मशीन में पावर का जो रिक्वायरमेंट होगा वह कितना होगा, रिपेयर मेंटेनेंस में क्या खर्च आएगा। तो ये सारी जानकारियां मशीन के सप्लायर्स के पास होती है, क्योंकि मशीन के सप्लायर्स हर दिन कई नए बिजनेस सेटअप करने वाले से मिलते हैं। कई मशीन उन्होंने पहले से अपने क्लाइंट के यहाँ सेटअप किया हुआ रहता है, तो उस रिलेटेड बिजनेस के बारे में मशीन सप्लायर्स के पास थोड़ी डिटेल नॉलेज होता है। तो इसलिए आप जो भी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, आप उसके मशीन सप्लायर से ज़रूर मिलें और डिटेल में सारी बातों को समझें, चाहे वह रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, पावर कंजम्पशन हो, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक हो और मशीन को यूज़ करने से रिलेटेड वो सारा कुछ। मशीन सप्लायर्स को कैसे सर्च कर सकते हैं, मशीन का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, मशीन सप्लायर से आप बात कैसे कर सकते हैं, उनसे कैसे कोटेशन लेना है और प्राइस, अलग अलग मशीन सप्लायर्स के प्राइस को कैसे कंपेयर करके यह डिसीजन लेना है कि कौन सा मशीन आपके लिए सुटेबल है। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से दे रखा है, मशीन सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आप एक बार उसे जरूर देख लें, जिससे आप में क्लियरिटी आएगी कि मशीन सप्लायर से कैसे मिलना है, कैसे उन्हें सर्च करना है और किस तरह से उनसे बात करना है और फाइनल कौन सा मशीन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप मशीन सप्लायर से कोटेशन जरूर ले लें, जो कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए मशीन का कॉस्टिंग समझाने में मदद करेगा। तो यह एक एनेक्सर आप लगाए मशीन का कॉस्टिंग का, जो कि मशीन सप्लायर से लिया गया कोटेशन के बेसिस पर होना चाहिए। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय यह बहुत स्पेशली ध्यान रखना है कि इसमें जो भी डाटा दिया गया हो वो बिल्कुल जेन्युइन हो और सही हो। ऐसा ना हो कि आपने मशीन का जो कॉस्ट है वो बढ़ा करके दिखाया हो, जिससे कि आपको लोन का ज़्यादा अमाउंट पास हो सके। अभी के समय में सारा कुछ डिजिटलाइज है। बैंक के पास क्रेडिट डिपार्टमेंट में सारा मशीन का जो भी अभी इंडस्ट्री में यूज होता है, छोटा से लेके बड़ा तक, उसका प्राइस लिस्ट होता है ऑनलाइन। सिर्फ वो एक बटन दाब करके चेक करेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि आप जो मशीन यूज करने वाले हैं उसका मार्केट में प्राइस क्या है और आपने क्या प्राइस दिखाया है। अगर वो मैच नहीं करेगा तो आपका प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट हो सकता है, आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है।
इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें आपके प्रोजेक्ट में जो भी डाटा दिया जाए, चाहे वो रॉ मटेरियल का रेट हो, सेल प्राइस का रेट हो, मशीन का रेट हो, जो भी चीज़ आपने दिखाया हो, वो अपनी जानकारी के अनुसार, अपने रिसर्च के अनुसार बिल्कुल और बिल्कुल सही दिखाया हो। कहीं से भी आप रेडीमेड डाटा उठा करके नहीं दिखाएं या किसी प्रोफेशनल सीए वगैरह से रेडीमेड डाटा के बेसिस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, जिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो डाटा दिया गया है उसके बारे में आपको जानकारी ना हो, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कभी भी बैंक में सबमिट ना करें, क्योंकि जब बैंक लोन के दौरान ओवर द काउंटर बैंकर से आपका डिस्कशन होगा, आप उस डाटा के बारे में सही सही नहीं बता पाएंगे, आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, आप सही सही जानकारी नहीं दे पाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हाँ, इस मशीन को आप कब स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपने उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को नहीं बनाया है, आप उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप खुद बनाएं या सीए से बनवाएं या किसी दूसरे प्रोफेशनल से बनवाएं, आप उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पूरी तरह से इन्वॉल्व जरूर रहें। सारा रिसर्च आपका होना चाहिए, सारा डाटा के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका जो लोन का प्रपोजल है वह बैंक से अप्रूव हो। उसके बाद आप एक एनेक्सर लगाएं प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का, जिसे प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, जो कि प्रोजेक्ट यूनिट सेटअप करने से पहले का रिसर्च और कुछ जरूरी काम और रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, जिसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, मार्केट रिसर्च, कंपनी रजिस्ट्रेशन, एसएमई रजिस्ट्रेशन, एनएसआईसी का रजिस्ट्रेशन, कमर्शियल टैक्स का रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, पॉल्यूशन क्लियरेंस, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन और बैंक लोन के लिए जो प्रोसेस होता है उसके बारे में जो आपने जानकारी लगाया है, इकट्ठा किया है, या फिर प्रोसेसिंग चार्ज आप बोल सकते हैं, उन सब का जो खर्च होता है उसका आप एक एनेक्सर लगाएं। जो पावर कंज्यूम होने वाला है आपके फैक्ट्री के लिए, आपके प्लांट एंड मशीनरी के लिए, उसका जानकारी आपको मशीन सप्लायर से मिलेगा कि जो प्लांट मशीन आप सेटअप करने वाले हैं उसमें पावर कंजम्पशन कितना होगा। उस कंजम्पशन का बेसिस पर आप एक पावर का जो खर्च आने वाला है, बिजली का जो खर्च आने वाला है, उसका एनेक्सर बनाएं। कितना उसका टोटल कनेक्टेड लोड होगा, पावर कंजम्पशन जो पर मंथ कितना होगा, यूनिट रेट कितना होगा, उस हिसाब से पर मंथ जो पावर कनेक्शन का चार्ज होगा वो कितना होगा, कितना समय आपका जो मशीन है वह जेनसेट से चलेगा, ये आपका एक अजम्पशन होना चाहिए। और उसमें कितना डीजल लगेगा और उस डीजल का क्या कॉस्ट आएगा हर महीना, इस बेसिस पर सालाना आपका जो यूटिलिटी का क्या बिल आएगा उसका एनुअली आपको कैलकुलेट करना है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में 70% ही हम लोगों ने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अज्यूम किया है, तो टोटल जो एस्टिमेटेड एनुअल चार्ज आ रहा हमारा यूटिलिटी का, हम लोग उसका सिर्फ 70% ही लेंगे, क्योंकि 70% अगर मशीन चलेगा, प्रोडक्शन होगा, तो हमारा जो यूटिलिटी का बिल भी आएगा वो टोटल जो कैलकुलेशन है, जो प्रपोज्ड अमाउंट है उसका 70% ही आएगा। उसी तरह नेक्स्ट में 80, फिर उसके बाद वो 90% होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप एक यूटिलिटी का अनेक्सर जरूर लगाएं। उसके बाद मेन पावर, मेन पावर रिक्वायरमेंट में आपको यह दिखाना है कि आप अलग अलग काम के लिए कितने एम्प्लॉय को अपॉइंट करना चाहते हैं, जैसे कि मैनेजर कितना होगा, लेबर में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर कितने होंगे, गार्ड कितना होगा, और उससे आप हर महीना कितना सैलरी देंगे। उस हिसाब से आपका जो टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा और टोटल मंथली सैलरी कितना होगा। लेबर लॉ के हिसाब से आपको सालाना कुछ बेनिफिट भी उन्हें देना मैंडेटरीली है, तो आप एक अजम्पशन के हिसाब से 15% का लोडिंग दिखा सकते हैं बेनिफिट के लिए। इस हिसाब से आपका आएगा कि टोटल मेन पावर कॉस्ट पर मंथ कितना है, उसे आप एनुअलाइज कॉस्ट निकाल सकते हैं। और मेन पावर कॉस्ट ऐसा है कि आपका प्रोडक्शन हो ना हो, काम हो ना हो, आपको अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना ही है। इसलिए प्रोडक्शन 70% हो, 80% हो या 90% हो, आपका जो मेन पावर का कॉस्ट है वो पूरा का पूरा लिया जाएगा।
तो आप एक एनेक्सर मेन पावर रिक्वायरमेंट के लिए लगाइए। यहाँ यह ध्यान आपको रखना है कि जो मेन पावर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वह आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो में एक जेन्युइन हो। तो जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उतना प्रायोरिटी दिया जाएगा आपके प्रोजेक्ट को, क्योंकि प्रोजेक्ट से एक तो फायदा होता है गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन के रूप में, रेवेन्यू कलेक्शन के रूप में, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रूप में। तो ये दोनों फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ डाटा का जेन्युइनिटी पे हमेशा ध्यान रखना है। सैलरी आप बहुत कम या फिर बहुत अधिक नहीं दिखाएं। लेबर का जो सैलरी दिखा रहे हैं वह मिनिमम वेज एक्ट को ध्यान में रखते हुए दिखाएं। मिनिमम वेज एक्ट से बहुत कम सैलरी आप नहीं दिखा सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी सैलरी दिखा के खर्च को अपना आप बढ़ाने का कोशिश ना करें। उसके बाद कुछ जो कंज्यूमेबल स्टोर्स होता है जो डे टू डे वर्क के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है, एक आप एनेक्सर उसके लिए लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर फ्लावर मिल का बात करें तो जब आपका आटा तैयार होगा तो उसे आप बैग में पैक करेंगे, तो उसके लिए आपको 300 दिन के लिए बैग का जरूरत होगा। आपका एक कैलकुलेशन होगा कि हाँ रोज कितना बैग आपका लगेगा, रोज कितना प्रोडक्शन होगा। तो यह जैसे प्रोजेक्ट अगर 10 टन पर डे के लिए है तो उस हिसाब से अगर 50 केजी का बैग आप बना रहे हैं तो 200 बैग लगेगा। पर बैग का अगर आप कॉस्ट 10 रुपया मानते हैं तो 300 दिन में आपका जो बैग का कॉस्ट आएगा, प्लास्टिक बैग का कॉस्ट, वो अराउंड 6 लाख रुपया आता है। उसी तरह पैकिंग मटेरियल का क्या कॉस्ट आएगा, ग्रीस या लुब्रिकेंट जो मशीन में लगता है उसका आपका क्या कॉस्ट आएगा, हार्डवेयर आइटम का क्या आएगा, स्पेयर पार्ट्स का क्या आएगा, जो कि आपका डे टू डे वर्क में ये खर्च होता है। इसे कंज्यूमेबल आइटम बोलते हैं। यह भी आपका जितना प्रोडक्शन होगा उसी प्रोपोर्शनेट में लगेगा। अगर सालाना आपका 7.5 लाख रुपया आ रहा है इन सब में, अगर 70% प्रोडक्शन होगा तो प्रोपोर्शनेटली 70% ही आपको फर्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में 80% और उसके बाद 90% दिखाना है। नेक्स्ट फिर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए एक कनेक्शन लगाएं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो बिल्डिंग में कितना होगा और प्लांट एंड मशीनरी में कितना होगा। नॉर्मली बिल्डिंग के लिए 2% का जो बिल्डिंग का कॉस्ट है उसका 2% आपको दिखाना चाहिए, और प्लांट एंड मशीनरी का 3% जो कि सफिशियंट होता है। इस तरह से टोटल एनुअल आपका जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर क्या कॉस्ट आएगा, बिल्डिंग पर, प्लांट एंड मशीनरी पर, इनके अलावा अगर और भी कोई फिक्स एसेट्स आप यूज कर रहे हैं तो उसका भी आप इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट एक अज्यूम रेट से आप निकाल करके इसमें ऐड कर दें। उसके बाद आपको दिखाना है प्रोजेक्टेड रिवेन्यू, कि आपको इस प्रोजेक्ट से हर साल कितना रिवेन्यू जनरेट होगा। जैसा कि हमने समरी रिपोर्ट में देखा कि जो हम लोग जो यूज करने वाले हैं रॉ मटेरियल के, वो हर दिन 10 टन यूज होगा। हम लोगों ने ये देखा कि 300 दिन प्लांट काम करेगा, उस हिसाब से मेरा रॉ मटेरियल जो यूज होगा वो 3000 मेट्रिक टन सालाना यूज होगा। अब उसका आउटपुट होगा, उसमें 3 तरह का प्रोडक्ट हम लोगों ने देखा, जिसमें एक तो हमारा जो आटा है वह बनेगा, एक इसका बाई प्रोडक्ट जो चोकर होता है वह बनेगा, और 2% का लॉस हो जाएगा। तो 90% आटा, 8% चोकर और 2% का लॉस हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो आउटपुट होगा, अगर 3000 टन इनपुट हो रहा है तो आउटपुट जो होगा, अगर फुल कैपेसिटी पर हम लोग बात करें तो 90% 2700 एमटी, 8% 240 एमटी, और 2% जो लॉस हो जाएगा वो 60 एमटी होगा। लेकिन हम लोगों ने अज्यूम ये किया है कि फर्स्ट ईयर में जो हम लोग कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करेंगे वह 70% होगा। तो इस हिसाब से एक्चुअल जो आउटपुट होगा फर्स्ट ईयर में वह 2700 टन का 70% मतलब 1890 मेट्रिक टन होगा। अकॉर्डिंगली हमारा जो चोकर का जो प्रोडक्शन होगा वो 168 टन और 42 टन हम लोगों का लॉस हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट ईयर में 80% हो जाएगा और उसके बाद के सालों में 90% हो जाएगा। इसका जो रेट है वह एक जेन्युइन रेट होना चाहिए, जो आपने सेल प्राइस दिखा रहा है।
अकॉर्डिंगली करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। अजम्पशन में यह दिखाना है कि हाँ, टाइम बिंग इसमें कितना उतार चढ़ाव आ सकता है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ जो आटा का रेट लिया है वह 21,000 रुपया टन के हिसाब से लिया है, चोकर 16,000 रुपया टन के हिसाब से। तो टोटल जो एनुअल रिवेन्यू होगा हमारा जो फ्लावर से वह 3,96,90,000 रुपया होने वाला है, और वहीं ये जो चोकर से होगा वो 26,88,000 रुपया। इस तरह से टोटल रिवेन्यू फर्स्ट ईयर में 4,23,78,000 का होने वाला है, जो कि ग्रेजुअली ईयर टू ईयर बढ़ेगा। इस तरह से आपको जो रिवेन्यू डिटेल दिखाना है बहुत ही क्लियर और फैक्ट डाटा के साथ दिखाना है। बिल्कुल करेक्ट मार्केट प्राइस के साथ आप रॉ मटेरियल का और सेल प्राइस का इसमें डिटेल डालें। बिल्कुल भी ऑफर इन्फ्लेट ना करें, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा बैंक लोन के लिए। यहाँ आप नोट में दिखा दें कि रॉ मटेरियल पर डे आप क्या यूज करने वाले हैं और प्लांट कितने दिन यूज होगा। जनरली एक साल में 300 दिन माना जाता है स्टैंडर्ड हमारा मशीन काम करेगा। उसके बाद आप अ, यह दिखाएं कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है और सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है। प्रोजेक्ट कॉस्ट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिखाना है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जो जमीन का है कॉस्ट वो दिखाना है। उसमें आपका जो लैंड का डेवलपमेंट कॉस्ट है, जिसमें लैंड फिलिंग है, बाउंड्री वॉल है, बोरिंग करना है, मेन गेट लगाना है, उसको भी इंक्लूड करें। सिविल वर्क में फैक्ट्री बिल्डिंग बनाना, ऑफिस बिल्डिंग बनाना, गार्ड रूम, कोई लैब बनाना है, अप्रोच रोड बनाना है, वो सभी चीज आ जाएगा। उसका आप अपना कॉस्ट दिखाएं। फिर मशीन एंड इक्विपमेंट में जो कि आपने मशीन सप्लायर से कोटेशन लिया है, उस कोटेशन के हिसाब से आप मशीन सप्लायर का कॉस्ट दिखाएं, और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस क्या आया उस हिसाब से आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगा। फिर वर्किंग कैपिटल के लिए आपको कितने पैसों का जरूरत है। वर्किंग कैपिटल में मेन जो होता है उसका कंपोनेंट रॉ मटेरियल का होता है। तो आप यहाँ दिखाए जो रॉ मटेरियल आपको कितने दिन के लिए जरूरत है। नॉर्मल आप मान सकते हैं कि हाँ 15 दिन के लिए आपको जो रॉ मटेरियल का जरूरत है। उस हिसाब से अगर एक दिन में आपका 10 टन यूज होता है तो 15 दिन में 150 टन आपको जरूरत होगा, कि 15 दिन का आपके पास स्टॉक रहना चाहिए, जिससे कि कभी अगर इमरजेंसी में आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलता है तो भी 15 दिन आपका प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। इसलिए एक रीजनेबल पीरियड के लिए आपको रॉ मटेरियल को स्टॉक करके रखना बहुत ही जरूरी है। इस पीरियड को आप बहुत ज़्यादा ना लें और बहुत कम भी ना लें, जिससे कि आपका जो प्रोडक्शन बंद होने का रिस्क ले, और बहुत ज़्यादा भी ना ले जिससे कि आपका अननेसेसरी जो कैपिटल है, जो पैसा है, उसमें फंसा रहे। दूसरा, आपका जो जब माल तैयार होता है और हम लोग बेचते हैं तो वो कैश में भी बिकता है और क्रेडिट में भी बिकता है। तो यदि आप क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो डेटर्स के रूप में वो पैसा हमारा उतना समय के लिए फंस जाता है जितना समय के लिए हमने उधार में माल बेचा है। तो आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए यह देखना होगा कि कितने दिन के लिए आपका पैसा उधार में फंसता है। हम लोग यहाँ मान सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है वो 15 दिन तक उधार में बिकता है, 15 दिन में हमें उसका पैसा रिलाइज होता है। तो 15 दिन का जो डेटर्स का जो अमाउंट है वो आप यहाँ पर ले लें। उसके साथ ही सैलरी आप 1 महीना का ले सकते हैं, कंज्यूमेबल जो स्टोर है वो 1 महीना का ले सकते हैं, यूटिलिटीज भी आप 1 महीना का ले सकते हैं, क्योंकि 1 महीना के बाद फिर आपको जो सेल हुआ हुआ पैसा आ जाएगा। 15 दिन स्टॉक, 15 दिन डेटर्स, मतलब 1 महीना के बाद आपको पैसा आ जाएगा। तो 1 महीना के लिए आपको इन सब चीज के लिए पैसा का जरूरत है, इसलिए आप इसे वर्किंग कैपिटल में शामिल करें। अगर आपका वर्किंग साइकिल पीरियड 1 महीना से ज्यादा है, 2 महीना है, तो ये सारा खर्च आप 2 महीना के लिए भी ले सकते हैं। इस तरह से आपका जो वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो 58 लाख का आ रहा है। तो कैपिटल कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो फिर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ 1,14,00,000 रुपया आ रहा है। अब मिनिमम आपको इसमें इक्विटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20% करना ही है,
क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक लोन जो है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए है वो 80% है। हो सकता है वो आपको 70% दे, 75% दे, 60% दे। तो फिर जितना वो बैंक आपको मार्जिन मनी के लिए बोलेगा उतना आपको लगाना होगा। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, आप बैंक को कन्विंस करने में सक्सेस हो जाते हैं कि नहीं आप प्रोजेक्ट को आसानी से चला करके कमा करके उसको रीपेमेंट कर सकते हैं, तो बैंक आपको आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर 80% तक फाइनेंस कर सकता है। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका होगा उस पर आपको टर्म लोन मिलेगा 56 लाख का, 80% 45 लाख। और जो आपका वर्किंग कैपिटल होगा उसके लिए आपको कैश क्रेडिट बोल करके एक लोन दिया जाएगा, जो कि अकाउंट खुल जाता है। और जैसे जैसे आपको ज़रूरत होगा आप उस पैसा को वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ कर सकते हैं, उतना ही अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो इसमें आपको ये सारा डिटेल देना है प्रोजेक्ट पोस्ट के लिए, और यह बताना है कि आपका जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा कितना इक्विटी से होगा और कितना आप बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं। एक आप ईएमआई शेड्यूल लगाएं। ईएमआई शेड्यूल में आप यह बताएं कि आपको टर्म लोन कितना अमाउंट के लिए चाहिए, क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कुछ गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें सब्सिडी भी मिलता है। अगर आपका प्रोजेक्ट सब्सिडी से अप्रूव्ड है, जैसा कि यह जो प्रोजेक्ट है फ्लावर मिल, वह फूड प्रोसेसिंग जो स्कीम है गवर्नमेंट का, उसमें इसको सब्सिडी भी दिया जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर भी सब्सिडी है 25 से 35% तक का। और टर्म लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसमें भी सब्सिडी है 5% तक का। तो अगर आपका सब्सिडी अप्रूव्ड है तो आप अपने जो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उससे उस सब्सिडी को माइनस कर दीजिए, क्योंकि वह इंटरेस्ट आपके बिहाफ में गवर्नमेंट पेमेंट करती है। तो यहाँ अगर 15% इंटरेस्ट है बैंक का, 5% सब्सिडी अप्रूव है, तो आपको जो इंटरेस्ट का जो लेना है वो सिर्फ 10% लेना है। और रीपेमेंट जो पीरियड है वो आप डालिए तो आपका ईएमआई का अमाउंट आ जाएगा। ईएमआई का अमाउंट में ये शेड्यूल अलग अलग आ जाएगा कि उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन कितना है और प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है। उसके बाद आपका रिमेनिंग जो बैलेंस रहेगा वो क्या होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि जो 60 महीना का रीपेमेंट पीरियड उसके बाद आपका लोन है वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट जो एनेक्सर आपको लगाना है वह डेप्रिसिएशन शेड्यूल लगाना है। जो भी फिक्स एसेट्स हम लोग खरीदते हैं उसका एक फिक्स्ड लाइफ होता है, देन उसको रिप्लेस करना होता है। तो हर साल फिक्स एसेट्स का जो वैल्यू डेप्रिसिएट करते चला जाता है, जितना वैल्यू उसका हर साल कम होता है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। वह एक तरह का आपका खर्च है, इसलिए आपको डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाना है, जिससे आपको यह भी पता चलेगा कितने समय के बाद आपको उस एसेट्स को रिप्लेस करना है और रिप्लेस करने में कितने पैसों का आपको जरूरत होगा। लैंड लैंड में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है। बिल्डिंग एंड सिविल वर्क में आप दिखाएं कि उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था और जो डेप्रिसिएशन है वह कितना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा। उसी तरह से मशीनरी में आप दिखाएं कि ओपनिंग कितना था, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, हर साल कितना डेप्रिसिएशन हुआ और क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा। इस तरह से ओपनिंग, टोटल डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस आप फिक्स एसेट्स का दिखा करके एक डेप्रिसिएशन का चार्ट आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद एक आपको प्रॉफिटेबिलिटी एस्टीमेट देना है। प्रॉफिटेबिलिटी एस्टीमेट में यह बताना है कि हर साल आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना आप सेल करेंगे हर साल, जो कितना दिन आपका प्लांट काम करेगा, कितना शिफ्ट में काम करेगा। बहुत सा प्लांट 1 से 2 3 शिफ्ट तक काम करता है, तो जितना शिफ्ट में आपका प्लांट चलने वाला, हम लोग यहाँ मान रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में काम होगा 8 घंटा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अलग अलग साल में कितना होगा और उस बेसिस पर सेल क्या आएगा। सेल के लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रोजेक्टेड रिवेन्यू का एनेक्सर देखा है। उस बेसिस पर यहाँ पर सेल का अमाउंट आएगा जो कि रिवेन्यू के चार्ट से लिंक है। और सारा खर्च यहाँ आपको दिखाना है, रॉ मटेरियल का क्या खर्च है, रॉ मटेरियल के बाद जो पावर में क्या खर्च होगा, सैलरी में क्या होगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी, या आपका एक एस्टिमेट होगा कि यह सब खर्च आपका प्रिंटिंग एस्टिमेट और
पोस्टेज में क्या होगा, इंश्योरेंस क्या होगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होगा, कंज्यूमेबल का जो चार्ट है पीछे लगा हुआ है उससे यह लिंक है, अमाउंट रिपेयर मेंटेनेंस का चार्ट लगा हुआ है उससे यह लिंक है। आपको ध्यान रखना है कि दोनों में सेम अमाउंट आए, ऐसा ना हो कि एक जो रिपेयर मेंटेनेंस का चार्ट है उसमें कोई और फिगर आ रहा हो, प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट में कोई और फिगर आ रहा हो। तो यह ऐसा गलती नहीं हो, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कॉस्ट आएगा, ये आपका एक अजम्पशन होना चाहिए कि जो टोटल सेल होता है उसका एक कितना परसेंट आपको सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग में खर्च करना है। स्टैंडर्ड या हाफ से 1% आप रख सकते हैं, जैसा कि इस प्रोजेक्ट में हमने 0.5% दिखाया है। तो ये टोटल आपका खर्च हो गया। जब टोटल रिवेन्यू से आप इस टोटल खर्च को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर डेप्रिसिएशन। इसके बाद आप इसमें डेप्रिसिएशन को दिखाइए, इंटरेस्ट दिखाइए टर्म लोन पर, इंटरेस्ट दिखाइए कैश क्रेडिट पर, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो प्रोजेक्ट लगाने से पहले का जितना भी खर्च हुआ था उसको बराबर बराबर 5 सालों में खर्च मान करके अपने प्रॉफिट से एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपका नेट प्रॉफिट आएगा जो कि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के बाद होगा। उसके बाद आपका जो एक एस्टिमेटेड जो टैक्स का रेट है, जैसा कि अभी 25% कॉर्पोरेट टैक्स में है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है तो जो भी टैक्स रेट अप्लीकेबल है आप वो टैक्स रेट दिखाएं, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, जिसे आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे रिजर्व बना के रख सकते हैं, जो कि आने वाला साल में आपका जो दूसरा जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए यूज हो सकता है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा जो बैंक देखता है वो है कैश का अक्रेंस, कितना कैश प्रॉफिट आप जनरेट कर पा रहे हैं। कहने का मतलब है अगर आपका बिजनेस अच्छा है, टर्नओवर अच्छा है, सेल अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम सारा का सारा सेल क्रेडिट में हो रहा है और उस अमाउंट को आप टाइमली रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आपका लाइबिलिटी होगा पेमेंट का उसे आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो बैंक का लोन हो, उसका ईएमआई हो, इंटरेस्ट हो, या फिर क्रेडिटर जिससे आपने उधार में माल खरीदा है। अगर इन सब को आप टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे और सिर्फ आपका बिजनेस में प्रॉफिट दिख रहा है तो वो बिजनेस आने वाला दिन में फेलवर हो जाएगा, क्योंकि आ, आपको जो क्रेडिटर्स है वो रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा, बैंक का इंटरेस्ट बढ़ते चला जाएगा, इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो कैश अक्रेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैश अक्रेंस कितना होता है यह हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो नॉन कैश आइटम होता है एक्सपेंसेस का उसको वापस एड बैक कर देते हैं तो कैश अक्रेंस निकलता है। जैसे कि डेप्रिसिएशन यह नॉन कैश एक्सपेंसेस है, क्योंकि यह हम लोगों ने मशीन ऑलरेडी पेमेंट करके खरीद चुका है, और डेप्रिसिएशन सिर्फ उसका एक एस्टिमेट होता है कि उसका लाइफ कितना, उस बेसिस पर प्रोपोर्शनेटली हम लोग डेप्रिसिएशन को खर्च मानते हैं। तो इस साल एज सच कुछ जो कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग इसको नॉन कैश एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो जो भी नॉन कैश नेचर का एक्सपेंसेस है उसको आप जब नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे तो आपका कैश अक्रूवल आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपको एक प्रॉफिट का एस्टिमेट देना है, साथ में इससे रिलेटेड जो अजम्पशन है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपने टर्नओवर का कितना 0.5% माना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग कॉस्ट का 2% और मशीनरी का 3% माना है, टैक्स रेट हमने 25% माना है, और अमाउंट अगर आप कोई विड्रॉ कर ले रहे हैं पर्सनल यूज के लिए तो वो भी आपको दिखाना है। उसके बाद आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट दिखाना है। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में आपको यह दिखाना है कि शेयर होल्डर्स का फंड कितना है, शेयर कैपिटल कितना है, नेट प्रॉफिट आपने कितना अर्न किया है, और रिजर्व एंड सरप्लस आपका कितना है टोटल, लोन टर्म लोन कितना है, कैश क्रेडिट का लोन कितना है, अगर कोई लाइबिलिटी है करेंट लाइबिलिटी जैसे कि स्टाफ सैलरी यूटिलिटी बिल्स वगैरह तो वह भी आपको दिखाना है। इस तरह से एक फर्स्ट पार्ट में आपको टोटल लाइबिलिटी दिखाना है और सेकेंड पार्ट में टोटल एसेट्स दिखाना है कि आपके पास टोटल कितना फिक्स एसेट्स है, उसमें डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद फिक्स एसेट्स क्या बचा, अगर कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, कोई नॉन करेंट एसेट्स है, और करेंट एसेट्स का डिटेल जिसमें मेनली आपका स्टॉक आता है जिसे इन्वेंट्री बोला जाता है, ट्रेड रिसीवेबल जो कि आपने उधार में माल जो बेच रखा है, कंज्यूमेबल स्टोर
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश है या फिर बैंक में आपका जो पैसा जमा है या ऐसा कोई भी आइटम जिसे तुरंत आप जब चाहे बेच करके कैश रियलाइज कर सकते हैं, वह कैश इक्विवेलेंट आइटम में आता है। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर जो कि अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, तो वह भी आपके लिए एसेट्स माना जाता है, क्योंकि वो आने वाला दिन में आपका खर्च बोल करके एडजस्ट होगा। तो इस तरह से 5 साल का आपको बैलेंस शीट बनाना है, जिसमें जितना भी लायबिलिटी है उसे फर्स्ट पार्ट में और जितना एसेट्स है उसे सेकेंड पार्ट में दिखाना है। लायबिलिटी में मेनली शेयर्स, जो शेयर कैपिटल है या फिर आपका जो प्रोप्राइटर्स का या पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन है वह आएगा। प्रॉफिट जो अर्न किया आपने, रिजर्व एंड सरप्लस जो है वह आएगा। टर्म लोन, कैश क्रेडिट या किसी भी तरह का करंट लायबिलिटी का जो लोन है नियर फ्यूचर में जिसे आपको पेमेंट करना है वह आएगा। फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स, जिसमें स्टॉक, डेटर्स, कंज्यूमेबल स्टोर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अलावा अगर और कोई भी आपका जो बिजनेस के हिसाब से अगर एसेट्स लग रहा है तो उसे आपको दिखाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक यह एनेक्सर है, जिसके बेसिस पर बैंक आपको आपके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है। तो यह आपको बहुत ही सावधानी से बनाना है कि आपका हर साल कितना कैश इनफ्लो हुआ। कहने का मतलब है कि हर साल आपको कितना कैश जनरेट हो रहा है और कितना कैश में आप पेमेंट कर रहे हैं, नेट कितना कैश सरप्लस या डेफिसिट में आपको रहता है। तो हर साल आपको उतना कैश जनरेट होना चाहिए जितना आपका लायबिलिटी है। जो रीपेमेंट लायबिलिटी है उससे अगर ज़्यादा कैश जनरेट होगा तभी आप अपने लायबिलिटी को रीपेमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज ये जेन्युइन है कि आप अपने लायबिलिटी को पेमेंट करने में डिफॉल्ट करेंगे। इसलिए कैश फ्लो का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक एनेक्सर कैश फ्लो के लिए लगाना है, जिसमें आपको दिखाना है कैश अकरेंस कितना है। जैसा कि अभी मैंने पीछे वाले इस चार्ट में बताया कि नेट प्रॉफिट में आप क्या कीजिए, इंटरेस्ट को ऐड कीजिए और डेप्रिसिएशन को ऐड कीजिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कुछ है वो आप दिखाइए, और कहीं से भी कुछ नया पैसा अगर उस ईयर में लगा है, चाहे इक्विटी का लगा हो या फिर बैंक से आपने लोन लिया हो, तो उस अमाउंट को आप दिखाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं टर्म लोन तो हमें शुरू में मिलेगा और फिर फर्स्ट ईयर आपको कैश क्रेडिट मिलेगा वर्किंग कैपिटल के लिए। उसके बाद जो भी आपका कैश आउटफ्लो हुआ है वह आप हर साल जो जो कैश आउटफ्लो हो रहा है उसको दिखाते हुए टोटल डिस्पोजिशन और उस साल का नेट सरप्लस या डेफिसिट दिखाते हुए आप एक कुमुलेटिव बैलेंस भी कैश फ्लो का निकालते जाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि हर साल आपका कितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है और उसका बैलेंस क्या बच रहा है। नेक्स्ट जो एनेक्सर आपको दिखाना है ब्रेक इवन एनालिसिस। ये एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता यह चलता है कि मिनिमम आप कितना टर्नओवर करने में कर लेते हैं तो आपका बिजनेस नो प्रॉफिट और नो लॉस में रहेगा। मतलब उस ब्रेक इवन से अगर कम आप सेल करते हैं तो आपको बिजनेस में नुकसान होगा, और ब्रेक इवन का जो फिगर है, जो टारगेट है, उससे अगर ज़्यादा आप अगर सेल करेंगे तो आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा। तो यह ब्रेक इवन एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है, जिससे पता चलता है कि आने वाला दिन में आपका जो बिजनेस है वो कितना सफल हो सकता है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में आपको जो अपना जो सेल वैल्यू होता है वह लेना है। और खर्च में दो तरह का खर्च होता है, एक जो कि वेरिएबल होता है और दूसरा जो कि फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड आप प्रोडक्शन करें ना करें वह खर्च आपका होना ही है। जैसे कि स्टाफ को सैलरी देना है, जो बिल्डिंग है, जो प्लांट मशीनरी आपने इंस्टॉल कर रखा है उस पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो होना है वह होना ही है। नॉन कैश फिक्स में डेप्रिसिएशन, आपने मशीन बैठा लिया, उसका लाइफ 10 साल है तो वो 10 साल चलेगा, आप प्रोडक्शन करें ना करें। तो डेप्रिसिएशन का खर्च वह फिक्स्ड ओवरहेड में आता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आता है। उसी तरह से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को आपको राइट ऑफ करना ही करना है, आपका बिजनेस चले या ना चले। तो इसका प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं होता है, जो फिक्स्ड ओवरहेड होता है। दूसरा एक तरह का जो खर्च होता है वह वेरिएबल होता है। वेरिएबल ओवरहेड का मतलब यह होता है कि यह खर्च हमें तभी आएगा जब हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो यह खर्च आपका नहीं आएगा। जैसे कि रॉ मटेरियल का खर्च, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो रॉ मटेरियल नहीं लगेगा, तो रॉ मटेरियल का खर्च नहीं आएगा। पावर का कंजम्पशन, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो पावर यूटिलाइज नहीं होगा, बिजली का बिल नहीं आएगा।
डायरेक्ट लेबर जिसे डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगाया गया है, पैकिंग के लिए उसे लगाया गया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वो लेबर मेरा काम नहीं करेगा, हम उसे बुलाएंगे नहीं। इंटरेस्ट कैश क्रेडिट पर, कंज्यूमेबल स्टोर यूज नहीं होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्च नहीं आएगा अगर आपने प्रोडक्शन नहीं किया है। तो यह जो वेरिएबल ओवरहेड है ये तभी आता है जब आपने प्रोडक्शन किया है, उतना ही आएगा जितना आपने प्रोडक्शन किया है। और फिक्स्ड ओवरहेड, आप प्रोडक्शन करें ना करें उसका अमाउंट है वो फिक्स होता है, हर साल उतना वो खर्च आएगा ही आएगा। तो इसलिए ब्रेक इवन में हम लोगों को ये देखना होता है कि सेल से अगर जो रिलेटेड उस प्रोडक्शन को करने में जितना वेरिएबल जो खर्च आया है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। मतलब यह पता चलता है कि हमारा बिजनेस से हमें इतना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, वह हमारे लिए इतना कंट्रीब्यूट करके दे रहा है। अब उससे हम लोग क्या करेंगे, जो रिलेटेड फिक्स एसेट से जो कि होना ही होना फिक्स कॉस्ट जो हमारा है उसको हम लोग माइनस कर देंगे अपने कंट्रीब्यूशन से। तो फिर हम लोग को क्या होगा कि अपना एक तरह से वह ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने में हम लोग को उससे मदद मिलेगा कि अ, जब टोटल फिक्स्ड ओवरहेड आप ले लीजिए और उसके बाद जो ब्रेक इवन पॉइंट का यह फॉर्मूला होता है कि जो आपका टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें से आप जो कंट्रीब्यूशन है उससे डिवाइड करके आप जो ये परसेंटेज निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आ रहा है ब्रेक इवन 50% आ रहा है। मतलब कि आप अपना सेल में से टोटल जो वेरिएबल है और फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो कितना आपका सेल हो जिसमें ये टोटल खर्च आपका मीट हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। मतलब ना आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा। तो इस अ, जो लेवल को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन। यहाँ पर आपका बिजनेस में ना लॉस हो रहा है क्योंकि आपने वेरिएबल ओवरहेड अपना उसमें से एडजस्ट कर दिया, आपने अपना फिक्स्ड ओवरहेड उसमें से एडजस्ट कर दिया। तो फिर ये जो पॉइंट है ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट माना जाता है। अब इससे कम अगर आप सेल करेंगे तो आपको नुकसान होगा, इससे ज्यादा सेल करेंगे तो आपको अब प्रॉफिट होने लगेगा। तो ब्रेक इवन सेल, साथ ही आप कैश ब्रेक इवन भी निकालें जिसमें आप नॉन कैश एक्सपेंसेस को छोड़ दें। तो अगर आप ये एनालिसिस करके इसका एनेक्सर लगाते हैं तो बैंक आपके प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा वेटेज देता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस में आपको काफ़ी प्रायोरिटी मिलता है, आसानी से आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस हो सकता है अगर आपने सही तरीका से ब्रेक इवन का एनालिसिस करके उसका एनेक्सर लगाया है। तो आपको ये एनेक्सर लगाना ही लगाना है। एक एनेक्सर आपको बनाना है पेबैक पीरियड का। इससे पता चलता है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने फर्स्ट ईयर किया था, मतलब 56 लाख रुपया का अगर हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपना किया है, तो वह इन्वेस्टमेंट टोटल कितना साल में हमें वापस आ जाएगा। तो उसे आपको जो इंटरेस्ट का रेट है उससे आपको जो एन्युटी फैक्टर होता है उससे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके फिगर निकालना है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी देखना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 3 साल 5 महीना में वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा अपने बिजनेस से, जिसको हम लोग पेबैक पीरियड के रूप में जानते हैं। सिंपल सा मतलब ये है कि जो पैसा हमने फर्स्ट ईयर में लगाया था, ईयर के स्टार्टिंग में लगाया था बिजनेस के स्टार्टिंग में, वो हमें कितने समय में वापस मिल जाएगा। आईआरआर का एक एनेक्सर हम लोग बनाते हैं। मतलब ये होता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हमारा जो बिजनेस है इसमें जो पैसा लगता है उसमें किस रेट से हमें रिटर्न होता है, जितना भी हम लोग जो पैसा लगा रहे हैं उसमें किस रेट से हमारा बिजनेस उस पर प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसका ये फॉर्मेट है, इसमें फॉर्मूला फिक्स है, आप डाटा डालेंगे तो वह इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न खुद ब खुद निकल आएगा, जो कि आप देख सकते हैं इस बिजनेस में 29% आ रहा है। मतलब इस बिजनेस में जितना पैसा लगेगा उसका यह 29% हर साल कमा करके देगा। उसके बाद कुछ रेशियो एनालिसिस है जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला आपको जरूरी है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। बैंक सबसे पहले आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो देखेगा। डेट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब जितना आपका रीपेमेंट अमाउंट है उससे कितना ज्यादा आप प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। अगर आपको 10,000 रुपया का ईएमआई रीपेमेंट करना है तो आपका प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा होना चाहिए।
अगर आपका प्रॉफिट 20,000 रुपया है, इसका मतलब ये है कि आपका जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है वह 2:1 है। मतलब जितना आपको लोन रीपेमेंट करना उससे डबल आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। अगर आपका जो रेश आपका प्रॉफिट अगर 10 के ईएमआई का लाइबिलिटी के अगेंस्ट में 30 रुपया है, मतलब वो 3:1 है। तो कम से कम ये दो तो जरूर होना चाहिए, दो से अगर ज्यादा है तो और भी अच्छा है। इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट लेना है टैक्स के बाद का, और उसमें जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है जैसे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है, और अगर कोई डेफर्ड एक्सपेंसेस डेफर्ड टैक्स है या फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस है, उसको ऐड कर देना है। तो आपका जो कैश प्रॉफिट है, जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कशन किए, वह कैश प्रॉफिट आएगा। अब उसमें से आपको जो इंस्टॉलमेंट है टर्म लोन का वो देखना है, और इंटरेस्ट है टर्म लोन का वो देखना है। जब दोनों को आपका इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो जो अमाउंट आ रहा है उसको कंपेयर करना है आपका जो कैश प्रॉफिट से, तो आपको पता चलेगा कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो कितना है। सिंपल सा बात यह है कि जितना आपको रीपेमेंट करना है उससे कितना टाइम ज़्यादा है आपका कैश प्रॉफिट। तो यह आपको 5 साल का निकालना है, और एक एवरेज निकालना है कि 5 साल का एवरेज क्या है। अगर प्रोजेक्ट का एवरेज जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो वो 2 से ज़्यादा है तो उसे ठीक माना जाता है, 3-4 है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। डेट इक्विटी रेशियो, इसमें आपको देखना है प्रोजेक्ट में कितना डेट, मतलब बाहर वालों का कितना पैसा लगा, और इक्विटी मालिक का अपना इन्वेस्टमेंट कितना है। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बाहर से आपने लोन लेकर के लगाया हो। अगर ऐसा किया है तो उस बिजनेस में आपको रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अपना पैसा नहीं लगाया है, पूरा का पूरा रिस्क बाहर वालों का है। तो ऐसा बिजनेस डूबने का चांसेस काफी ज्यादा रहता है। बैंक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कभी भी लोन अप्रूव नहीं करता है। तो इसलिए आपको प्रोजेक्ट के लिए डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, जो कि मिनिमम 2:1 होना चाहिए। मतलब अगर बाहर वालों ने 2 रुपया लगाया है तो यह जरूरी है कि आप भी उसको उसमें 1 रुपया अपना इन्वेस्ट करें। तो ये अच्छा है कि कम से कम अगर 2:1 का है। करेंट रेशियो, उसमें मतलब करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी। करेंट एसेट्स जिसे विद इन ईयर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, करेंट लाइबिलिटी जिसे विद इन ईयर आपको पेमेंट करना है। तो यह रेशियो देखा जाता है कि जो विद इन ईयर आपको पेमेंट करना है उससे ज़्यादा आपका मतलब कैश करेंट एसेट्स है या नहीं। तो अगर करेंट एसेट्स से ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब आप आसानी से अपना जो करेंट लाइबिलिटी है, रेगुलर लाइबिलिटी है, उसका पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन करेंट एसेट्स आपका करेंट लाइबिलिटी से कम होगा, इसका मतलब यह है कि आप अपने नियर फ्यूचर में आने वाले लाइबिलिटी का टाइमली रिपेमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह रेशियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आपका जो फाइनेंशियल रीपेमेंट कैपेसिटी को जज करने के लिए। तो यह आपको ध्यान रखना है कि करीब करीब 2 के आसपास है तो बेटर है। नेट प्रॉफिट रेशियो, जो कि नेट सेल और नेट प्रॉफिट का रेशियो को बताता है कि नेट सेल में कितना आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, कितना टाइम्स आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, जो कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी का जजमेंट होता है। और एक आप यहाँ पे दे सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो प्रॉफिट हो रहा है टोटल जो कैपिटल इनफ्लोड, मतलब टोटल जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कितना आपने प्रॉफिट अर्न किया, कितना परसेंट आपने प्रॉफिट अर्न किया। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है उस पर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है 18% हो रहा, तो ओवरऑल आपका जो अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको 44% का ये प्रॉफिट हर साल फर्स्ट ईयर आपको अर्न करके यह प्रोजेक्ट दे रहा है। यह आपका प्रॉफिट परसेंटेज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर तो आप 29% कमा ही रहे, लेकिन बैंक का भी जो पैसा लगा हुआ है उस पर भी आपने 29% अर्न किया, और बैंक को सिर्फ 10% ब्याज के रूप में दिया। तो वह 19% का जो प्रॉफिट एडिशनल हुआ वह आपका जो प्रॉफिट है ऑन कंट्रीब्यूशन में वह मर्ज होकर के टोटल परसेंटेज ऑफ मार्जिन को बढ़ा देता है। तो इसलिए लोन लेना हमेशा फायदेमंद होता है, उसका कॉस्ट कम होता है, और वह आपका जो प्रॉफिट मार्जिन को है वह बढ़ा देता है। तो इस तरह से आपको एक समरी रिपोर्ट बनाना है, और डिटेल में उसका जो फाइनेंशियल एनालिसिस का एनेक्सर साथ में लगाना है, जिससे
सामने वाले को सारा चीज क्लियर पता चल सके कि आपका बिजनेस प्लान क्या है, उसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या, वर्किंग कैपिटल और सोर्स ऑफ फाइनेंस, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स का सारा का कितना कॉस्टिंग है क्या है, और अलग अलग जो रेशियो एनालिसिस है, प्रॉफिट वगैरह, खर्च, डेप्रिसिएशन, ये सारा कुछ पता चल सके, रेडी रेकनर के रूप में डाटा रहे, तो बैंक को ये डिसीजन लेने में आसानी होगा कि हाँ, आप प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, चला सकते हैं और प्रोजेक्ट वाइबल है।